मैथ्स की क्लास में। स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, एक वर्ग का विकर्ण 6√2 सेंटीमीटर लंबा है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपका वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? तो वर्ग का विकर्ण, इसका फॉर्मूला होता है √2 गुणा भुजा। हमें वर्ग का विकर्ण दे रखा कितना? 6√2, और ये बराबर हो गया है √2 गुणा भुजा। तो मैं भुजा का मान निकाल लूं। देखिए √2 से √2 कट गया है, तो मेरे पास 6 सेंटीमीटर क्या आ गई है? भुजा आ गई है। तो भुजा का मान आ गया है 6 सेंटीमीटर। हमें निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, या फिर भुजा का स्क्वायर। भुजा हमारे पास 6 है, इंटू 6 कितना हो गया है? 36, और सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है? ए हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक बेलनाकार बर्तन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, यदि उनकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या क्या होता है? तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है? तो आर का मान यहाँ पर 14 सेंटीमीटर है, तो आर स्क्वायर है तो मैं 2 बार गुणा कर दूं, 14 इंटू 14। और एच मेरे पास कितनी है? ऊंचाई हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। अब इसको हल कर लेंगे। 7 दूनी 14, 22 को 2 से गुणा करो तो 44 इंटू 140। ठीक है, तो 0 14 चौक 56 हासिल की गई है 5, और 14 56 और 5 61। ये आ गया है क्या? सेंटीमीटर क्यूब। तो 6160 सेंटीमीटर क्यूब है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, अजय के पास 560 शेयर हैं, प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य 25 रुपए है। कंपनी 9% के लाभांश की घोषणा करती है, अजय को कितना लाभांश मिलेगा? ये हमें बताना है। तो 560 शेयर का कुल मूल्य निकाल लूं। तो 560 शेयर का कुल मूल्य कैसे निकालेंगे? कि एक शेयर का उसको 25 रुपए मिल रहा है, तो 560 टोटल शेयर है, एक शेयर का 25 रुपए मिल रहा है, तो टोटल मूल्य आ जाएगा ये। 25 को 560 से हम क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे, तो 0 और 25 का 150 हासिल की हो गई क्या? 15। 25 पंजे 125, और 125 और 15 140। तो ये गए है 14,000 रुपए आ गए उसका क्या? टोटल रुपए। हमें क्या निकालना है? उसका लाभांश निकालना है। तो लाभांश निकाल लो। लाभांश टोटल राशि वो कितनी थी? 14,000, और उसको कितना मिल रहा है? 9% मिल रहा है। ठीक है, तो इसका 9% निकालेंगे, तो 9/100, 2 जीरो से 2 जीरो, ये 0 9 चौक 36 हासिल की गई है 3, और 9 और 3 12, तो 1260 रुपए उसका क्या हो गया है? लाभांश हो गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, श्रीमान तिवारी ने 29,040 रुपए का निवेश 15% प्रति वर्ष की दर पर 20% प्रीमियम पर उपलब्ध 100 रुपए के शेयरों में अंकित किया गया। तिवारी द्वारा खरीदे गए शेयरों की संख्या की गणना कीजिए कि उतने उसने कितने शेयर खरीदे थे। ठीक है, चलिए, तो मैं बात कर लेता हूं पहले क्या, कि एक शेयर का मूल्य यहां पर कितना है? तो एक शेयर का मूल्य यहां पर है कितना? 100 रुपया। कितना है? 100 रुपया है। अब 20% प्रीमियम वो दे रहा है। 20% क्या दे रहा है वो? प्रीमियम। तो 20% प्रीमियम पर एक शेयर का मूल्य क्या हो जाएगा? एक शेयर का मूल्य
शेयर का मूल्य। तो 20% बढ़ गया, पहले 100 रुपया था, अब 20% और बढ़ गया, तो 20 जोड़ दो 100 में, तो 120 रुपए बन गया है अब। ठीक है, तो मैं क्या निकाल लूं, कुल शेयर निकाल लूं, कुल शेयरों की संख्या, कुल शेयर की संख्या कैसे निकालूंगा। उसने निवेश कितने किए थे तिवारी जी ने, वो किए थे 29,040, और एक शेयर का मूल्य है यहाँ पर 120 रुपया, 20% प्रीमियम पर, तो 120 का भाग देंगे, तो एक जीरो से एक जीरो, 12 दूनी 24, बच गए हैं 5 जीरो, 12 चौक 48 और 12 दूनी 24, तो 242 शेर आ गई उनकी कुल संख्या। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, यदि 6 4 7 ए एवं 10 का माध्य 8 है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। माध्य कैसे निकालते हैं कि टोटल जो संख्या दे रखी है उनका योग करते हैं और भाग देते हैं वो कितनी संख्या है, यानी कि उनकी क्वांटिटी का भाग देते हैं, उनकी मात्रा का भाग देते हैं। तो माध्य कितना दे रखा है 8, तो माध्य का सूत्र होता है, माध्य बराबर होता है राशियों का योग, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों की संख्या, ये सूत्र होता है किसका, माध्य का। माध्य हमें दे रखा है 8, राशि है कौन कौन सी, 6 + 4 + 7 + a + 10, और बट्टे में भाग किसका देंगे, कितनी राशि है टोटल, तो 3 और 2 5 राशि हैं, तो 5 है। अब ये 5 इस तरफ 8 से गुना हो जाएगा, तो 8 × 5 = 40 बराबर 6 4 10 7 17 10 27, और प्लस का क्या हो गया है ए, ये 27 उस तरफ चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 40 में से 27 निकालो तो कितना आ गया है 13, तो एक का मान हमारे पास कितना आ गया है 13 आ गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्रथम 60 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 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 n प्राकृत संख्याओं का, प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालने का एक सूत्र होता है, और वो सूत्र होता है n गुणा n+1/2, ये होता है। n का मान यहाँ पर कितना कहां तक पूछ रहा है, वो n का मान हो जाता है, n का मान 60 है, तो 60 × 60 एक 61/2, और 2 का भाग 60 में जा रहा है 30 बार, और 30 को 61 से गुना करो तो 0 3 और 6 18, 1830 क्या हो गया है, उनका योगफल आ गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक तार 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में है, इसे एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। देखिए समझिए, एक बार मैं क्या बना लेता हूं, वृत्त बना लेता हूं, तो मैं वृत्त बनाता हूं एक बार। ये लीजिए आपके पास ये वृत्त है, क्या है, एक वृत्त है, और ये क्या बोल रहा है 42 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, तो ये बीच में क्या हो जाएगा, इस केंद्र, और ये जो केंद्र से परिधि की जो दूरी है ये हो गई है क्या 42 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए इसके चारों ओर ये वाली जो बाउंड्री होती है, ये जो बाउंड्री होती है इसको बोलते हैं क्या, परिधि बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परिधि। तो मैं क्या निकाल लूं, इसकी परिधि निकाल लूं, किसकी, वृत्त की परिधि की लंबाई टोटल। तो परिधि, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। चलो, 2 × पाई का मान होता है 22/7, और आर हमारे पास कितनी है 42 सेंटीमीटर है, तो ये मैंने 42 रख दिया है। अब 7 का भाग जरा 42 में 6 बार, 22 को 2 से गुणा करो 44, और 44 को 6 से गुणा करेंगे तो आ गया है 264 सेंटीमीटर। यह आ गया क्या, वृत्त की परिधि की लंबाई। अब ये किस किस में मोड़ रहा है इसको, वर्ग में,
किस में मुड़ रहा है? वर्ग में। तो मैं वर्ग बनाता हूं। देखिए एक बार अच्छे से समझ में, एक बार समझने के बाद में फिर तो ये आसान पड़ जाएगा। ये हो गया मेरे पास क्या? वर्ग। क्या हो गया है? वर्ग। तो ये वाली जो इसकी चारों ओर की बाउंड्री है, ये इसकी क्या है? परिमाप है। क्या है? परिमाप। तो आपका जो वर्त की परिधि है, ये वर्ग के परिमाप के बराबर हो जाएगी। ठीक है। तो कैसे? तो वर्त की परिधि, वर्त की परिधि ये बराबर हो जाएगी क्या? वर्ग के परिमाप के बराबर। वर्ग का परिमाप इसके बराबर हो जाएगी, मतलब दोनों की बाउंड्री आपस में बराबर हो जाएगी। वर्त की परिधि हमने निकाल ली है कितनी? 264 बराबर। वर्ग का परिमाप क्या होता है? तो वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा। 4 गुणा भुजा होता है। 4 का भाग दीजिए 264 में, तो 6 चौक 24 और 6 चौक 24, तो ये आ गई है भुजा 66 सेंटीमीटर। और हमें यही पूछा था कि वर्ग की भुजा निकालिए। आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान है। रेलवे ट्रैक के बगल में खड़े विद्युत खंभे को यह रेलगाड़ी कितने समय में पार करेगी? तो रेलगाड़ी ये किसको पार करेगी? रेलगाड़ी अगर खंबे को पार कर रही है तो रेलगाड़ी अपनी खुद की लंबाई को क्या करेगी? पार करेगी, तभी वो खंबे को पार करेगी। ठीक है। तो समय हमें निकालना है। समय बराबर क्या होता है? तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल होता है। दूरी कितनी है रेलगाड़ी की? 250 मीटर है। चाल कितना है? 60 किलोमीटर पर आवर। देखिए इसकी चाल 60 किलोमीटर पर आवर है और हमारा जो समय आ रहा है वो सेकंड में आ रहा है। तो इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। तो बदलो। तो जब इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 से गुणा करते हैं। तो 5 तो यहां पर रह जाएगा, 18 ऊपर चला जाएगा। ये समझ में आ गया होगा। अब इसको हल कर लो। देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया है, 6×3 = 18 और 5×5 = 25, 5 बार और 5×3 = 15। तो 15 सेकंड में ये उस खंबे को क्या कर लेगी? पार कर लेगी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है? डी हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है एक चतुर्भुज समचतुर्भुज के विकिरणों की लंबाई 8 सेंटीमीटर एवं 10 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जो समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू D1 गुणा D2। D1 है पहले विकिरण की लंबाई और D2 है दूसरे विकिरण की लंबाई। तो 1/2, पहला विकिरण की लंबाई कितनी है? 8 और दूसरे विकिरण की लंबाई हो गई है हमारे पास 10। 2 का भाग 8 में जा रहा है 4 बार और 10 को 4 से गुणा करो तो आ गया है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है? बी हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है यदि अंडर रूट 324 को 18 लिखा जाता है तो अंडर रूट 3.24 का मान क्या होगा? मतलब 324 का वर्गमूल आया है 28। ठीक है। तो 3.24 का कैसे आएगा? तो कर लो। तो अंडर रूट 3.24 है। देखिए मैं इस पॉइंट को हटा दूंगा तो पॉइंट के बाद में कितने डिजिट हैं? 2। तो नीचे 1 लिख करके जितने डिजिट हैं ऊपर, डिजिट के बाद में, सॉरी पॉइंट के बाद में जितने डिजिट हैं उतने बटे में 0 लगा देंगे। तो 2 डिजिट हैं तो 2 0 लगा दो। तो ये क्या बन गया है? अंडर रूट 324 और बटे में 100। अब 324 का मान हमारे पास कितना था? इसका वर्गमूल कितना रहा था? 18। और 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो 100 किसका वर्ग है? 10 का। तो 10 का।
अब नीचे एक जीरो है तो राइट साइड में एक अंक छोड़ देंगे और पॉइंट लगा देंगे, तो यह गया है 1.8। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो गया है सी हमारा आंसर हो गया है। आई होप समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए और चैनल को जरूर से फॉलो वगैरह सब्सक्राइब वगैरह कर लेना है, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे और मैथ का डर खत्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 10% 20% के दो क्रमिक बट्टे एकल समतुल्य भट्टा के बराबर होगा, ये हमें बताना है। तो आपको एक सूत्र याद करना है, क्या? एक्स प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे में 100। एक्स और वाई आप किसी को मान सकते हो, एक्स 10 को भी मान सकते हो या एक्स 20 को भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स में मान लेता हूं 10 प्लस वाई मान लेता हूं 20 प्लस माइनस 10 गुणा 20 और बटे में 100। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 10 और 20 कितना हो गया है 30। अब मेरे को ये करना है कि यहां पर मैं प्लस या फिर माइनस, तो यहां पर माइनस लेंगे, क्यों? जब छूट देता है तो हम माइनस लेंगे, और जब वो क्या बढ़ाता है, मान में बढ़ोतरी करता है तब प्लस लेंगे, और जब घटाता है मान को तो माइनस लेंगे। तो यहां पर माइनस लूंगा चिन्ह, दो को एक से गुणा कर दो तो दो, तो 30 में से दो गए तो कितना बचा 28। कितना बचा 28, तो ये 28% के क्या हो गया है समतुल्य हो गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया है आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है एक पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक नहीं हो सकता है, ये हमें बताना है। तो देखिए एक बार मैं समझाता हूं। जैसे आपका एक का वर्ग कितना हो गया है एक, दो का वर्ग कितना हो गया है 4, और 3 का वर्ग कितना हो गया है 9, और 6 आपका 4 का वर्ग कितना हो गया है 4 का वर्ग हो गया है 16, 5 का वर्ग हो गया है 25, और 6 का वर्ग कितना हो गया है 36, और 7 का वर्ग हो गया है 49, और 8 का वर्ग कितना हो गया है 8 का वर्ग हो गया है 64, और 9 का वर्ग कितना हो गया है आपका 81, और 10 का वर्ग हो गया है कितना 100 हो गया है। ये पूछ रहा है इकाई का अंक क्या नहीं हो सकता। यहां पर देखिए कि इनके वर्ग में इकाई का अंक क्या आ रहा है, देखिए यहां पर एक आ रहा है तो एक है, 4 है तो 4 आएगा, 9 भी आता है तो 9, देखिए 6 भी आ रहा है तो 6, इसके अलावा देखिए 5 भी आ रहा है तो 5, 6 भी आ रहा है तो 6 ले लिया, देखिए फिर 9 आ रहा है 9 ले लिया है, 4 आ रहा है 4 ले लिया है, एक आ रहा है एक ले लिया है, और 0 आएगा एक तो 0। तो किसी भी संख्या का जो वर्ग है उसका इकाइकांक या तो एक होगा, 4 होगा, 9 होगा, 6 होगा, 5 होगा, 0 होगा। ऑप्शन में कौन सा नहीं है? देखिए 4 आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, लेकिन 3 नहीं आता है इसका इकाइकांक। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है एक पथ मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर को निरूपित करता है, अर्थात 1 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर के बराबर को दर्शाता है। उसी मानचित्र पर एक सही 5/8 सेंटीमीटर निरूपित करेगा, कितने किलोमीटर को निरूपित करेगा? सबसे पहले इस मिश्र भिन्न को हल कर लेंगे। तो 8 को 1 से गुणा करो 8, और 8 में 5 जोड़ो तो 13, तो यह गया है 13/8। और मैं इसको किससे गुणा कर दूं 10 से, क्योंकि 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है 10 के, तो इसको 10 से गुणा कर दो ताकि इसकी वैल्यू आ जाएगी। देखिए 2 के पाड़ी से 4 बार और 2 के पाड़ी से 5 बार, तो ये कितना हो गया है 13 पंजू 65, और नीचे आ गया है 4, 4 का भाग दीजिए तो 4 एकम 4 बच गए हैं 2, 25 हो गया है, और 6 चौके 24, एक बच गया है फिर 2 फिर 5, ये आ गया है किलोमीटर। तो 16.25 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया है आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 288 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को देखिए ऑप्शन से करिए, कैसे? जैसे दो लगातार सम संख्या 16 और 14, और सम संख्या क्या होती है जिनमें दो का भाग पूरा पूरा जाता है। देखिए 16 में भी पूरा पूरा जा रहा है और 14 में भी पूरा पूरा जा रहा है,
और ये लगातार संख्या है दोनों। इन दोनों को क्या कर लीजिए, गुणा करिए। तो आपका 16 को 4 से गुणा करो तो 16 चौक 64 हासिल की गई है 6 और 16 और 6 22। देखिए इनका गुणनफल तो 224 आ रहा है, 288 नहीं आ रहा है। तो पहला तो ये तो नहीं होगा। दूसरा देखिए 16 और देखिए 18 दोनों सम संख्या है, क्योंकि दोनों में भाग जा रहा है और लगातार संख्या है। चलो इन दोनों को गुणा करिए, क्या 288 आता है क्या गुणनफल? तो कर लो। तो ये कितना हो गया है, ये आपके 288 ही आ गया इनका गुणनफल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। अब जैसे ये है ऑप्शन सी 18 और 20 दोनों सम संख्या है, क्योंकि दोनों में 2 का भाग जा रहा है और दोनों लगातार सम संख्या है। गुणा करो तो 18 दूनी 36 से। देखिए इनका गुणनफल तो 360 आ रहा है, 288 नहीं आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। डी भी चेक लीजिए, देखिए दोनों क्या है, सम संख्या है और दोनों में क्या जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, इसलिए सम संख्या है और दोनों लगातार संख्या है। गुणा कर लीजिए, 22 दूनी 44, इनका गुणनफल तो 440 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन हमारा डी क्या हो गया है, आंसर हो गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम ऑप्शन से करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है एक धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, समान दर पर वह राशि कितने समय में स्वयं की तिगुनी हो जाएगी? देखिए जो दोगुनी राशि है, दोगुनी राशि है, इस प्रकार के क्वेश्चन में दोगुनी राशि में ब्याज जो होता है, ब्याज सॉरी मूलधन जो होता है, मूलधन मूलधन जो है इसमें हमेशा एक होगा, बाकी का जो बच गया वो हमेशा ब्याज होता है। तो ब्याज कितना हो गया है, तो दो में से एक निकाल दो तो ब्याज एक हो गया है। तो वो 1 रुपया कितने साल में कमाया है, 1 रुपया कमाया देखिए 8 वर्ष में, 1 रुपया 8 वर्ष में कमाया है। अब देखिए वो क्या बोल रहा है, तिगुनी राशि कितने समय में हो जाएगी? तो इस तिगुनी राशि में, तिगुनी राशि में मूलधन कितना हो गया, तो मूलधन हमेशा कितना होता है, इस प्रकार में एक होता है, बाकी का जो बच गया वो क्या होता है, ब्याज होता है। तो ब्याज कितना हो जाएगा, तो 3 में से 1 निकाल दो, 2 ब्याज आ गए हैं। तो बता रहा है 2 रुपया कितने समय में कमाएगा, तो रिलेट कर लो, 2 रुपया कमाएगा तो 8 में वो एक आ जाएगा, जिसकी वैल्यू दे रखी है उसको नीचे रख दो और जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको ऊपर गुणा कर दो। तो 8 दूनी 16, तो 16 वर्ष में हो जाएगी क्या, तिगुनी राशि हो जाएगी। समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। देखिए ये एक एक नियम है, एक एक नियम से क्वेश्चन सरल होते हैं अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यदि a प्लस 1/a बराबर 2 है तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान निकालना है। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आपको निकालने को बोले a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान क्या होगा। तो आपको क्या करना है, जो a प्लस 1/a का मान जो दे रखा है इसका तो इस करो स्क्वायर, तो इसका तो करना है स्क्वायर, फिर इसमें से हमेशा घटाना है 2। क्या घटाना है, 2। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 और माइनस का 2, आंसर कितना हो गया है, 2 आ गया है। समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया है, आंसर। समझाऊं कैसे कर आया है ये, देखिए आपने a प्लस 1/a का होल स्क्वायर में करता हूं, तो आपने एक सर्व समीकरण पढ़ी है क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी प्रकार से इसको मैं क्या करूंगा, ओपन करूंगा, तो ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 गुणा 1/a, ए से ए कट गया है, तो a प्लस 1/a का होल स्क्वायर बराबर क्या बच गया, ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर और प्लस 2। हमें किसका मान निकालना है, ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, तो a प्लस 1/a का होल स्क्वायर। देखिए इस 2 को मैं इस तरफ ले आऊं तो माइनस का 2 और बराबर a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर आ गया हमारे पास मान। तो अब क्या कर लेते हैं, देखिए इसका मान हमें दे रखा a प्लस 1/a का मान दे रखा क्या, 2, तो 2 रख दो और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर और यहाँ पर माइनस है और बराबर वो है, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर।
दो का स्क्वायर कितना हो गया 4, और 4 में से 2 निकालेंगे तो आ गए है 2। तो इस प्रकार से किया जाता है ये। तो आपको डायरेक्ट ये वाला याद करना है केवल कि स्क्वायर करना है और 2 घटाना है। ठीक है, तो ये होते हैं आज की क्लास के आपके क्वेश्चन। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को जरूर से लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को जरूर से सपोर्ट कीजिए, क्योंकि यहां पर हम आपके मैथ्स के डर को दूर करते हैं, बेसिक से हर एक चीज को समझाते हैं, छोटे छोटे स्टेप को। ठीक है, अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो उनको भी ये क्लास शेयर कीजिएगा, उनको भी ये क्लास दिखाइए, ताकि उनका बेस कंप्लीट हो। क्योंकि जब छोटी छोटी चीजें हम पकड़ करते हैं तो हर चीज क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने का मतलब होता है कि उसकी छोट नब्ज को पकड़िए, छोटे छोटे स्टेप को सिखाइए, तब बच्चे के लिए वो चीज क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। ठीक है, वर्तमान समय में लोग ट्रिक्स का यूज कर रहे हैं। ये ट्रिक्स क्या होती हैं, बेकार होती हैं। पहले बेसिक समझाइए उसको, बेसिक जब समझा दोगे तो बेसिक से वो अपने आप क्या बना लेगा, ट्रिक बना लेगा। ठीक है, तो ट्रिक के चक्कर में मत रहिए भाई साहब। ट्रिक सीखोगे तो वो कुछ समय के लिए तो याद रहेगा वो ट्रिक है, लेकिन जब उसको आप छोड़ दोगे तो वो ट्रिक क्या हो जाओगे, भूल जाओगे। ट्रिक क्या है, एक बैसाखी है। अगर बैसाखी दूर हो जाएगी तो आप लंगड़े हो जाओगे। इसलिए क्वेश्चन को बेसिक से सीखिए। जब बेसिक आप सीख लोगे तो आप कितना ही मत पढ़ो, जब आप नहीं पढ़ोगे तो भी वो याद रहेगा वो बेसिक, कि इस क्वेश्चन को इस प्रकार से हल करते हैं। ठीक है, तो ट्रिक आपकी क्या है, बैसाखी है, तो बैसाखी का सारा मन लीजिए, वरना लंगड़े हो जाओगे एग्जाम में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।